नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम वैली को अपना बताया। चीन यहां से सीपैक के तहत सड़क बना रहा है। चीन ने जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी इलाके को अपना हिस्सा बताया है। चीन यहां से सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और इसे गैर कानूनी कब्जा बताया। भारत का कहना है कि इस इलाके में किसी भी विदेशी निर्माण को वो अवैध मानता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 12 जनवरी 2026 को कहा कि शख्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है और अपने क्षेत्र में ढांचा बनाना उसका अधिकार है। उन्होंने कहा कि 1960 के दशक में चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा समझौता हुआ था और दोनों देशों ने मिलकर सीमा तय की थी। चीन ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर पर उसका रुख पहले जैसा ही है। बीजेपी दफ्तर की फोटो पर मचा राजनीतिक भूचाल। चीनी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं बीजेपी नेता। कांग्रेस बोली, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया, यह फोटो बीजेपी कार्यालय की है जहां बीजेपी नेताओं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच बैठक हो रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि जब ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, गलवान में भारतीय जवान शहीद हुए, चीन लद्दाख में अतिक्रमण कर बैठा है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है, तो ऐसे समय में बीजेपी नेताओं और चीनी नेताओं की कथित मुलाकात पर देश को जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी सवाल किया कि क्या अब नहीं पूछा जाएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह, बीजेपी और चीन के बीच कौन सा गुप्त समझौता हुआ। वहीं पत्रकार उमाशंकर का कहना है कि अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये बैठक कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी पार्टी ने की होती तो बीजेपी अब तक पूरी कांग्रेस या विपक्षी पार्टी को चीन के एजेंट बता चुकी होती। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम वैली पर चीन की हमाकत को भी जोड़ा है और कहा कि पिछले कई दिनों से सीपैक के नाम पर चीन यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है और लद्दाख के बाद अब चीन यहां तक कैसे घुस गया। ईरान से व्यापार पर 25% टैरिफ, भारत की बड़ी चिंता। चाबहार से बासमती तक भारत पर असर। ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कह दी है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत पहले से ही 50% टैरिफ झेल रहा है। अब ईरान से व्यापार जारी रखने पर भारत पर 25% और टैक्स का खतरा पैदा हो गया है। भारत और ईरान के बीच व्यापार काफी अहम है। भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी दवाइयां, फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करता है। ईरान भारत को ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स और कांच के उत्पाद भेजता है। ईरान हर साल भारत से करीब 12 लाख टन बासमती चावल खरीदता है, जिसकी कीमत लगभग 12,000 करोड़ है। भारत के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिकी छूट खत्म हुई तो इस परियोजना से जुड़े भारतीय संस्थानों पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया नीति प्रभावित होगी। अमेरिका ने अपने लोगों को ईरान छोड़ने को कहा। अधिकतर फ्लाइट बंद, जमीन के रास्ते निकले, ये कहा। ईरान में जारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और ये स्थिति हिंसक रूप ले सकती है। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि कई एयरलाइंस ने ईरान आने जाने वाली उड़ानों को रद्द या सीमित कर दिया। कुछ फ्लाइट सेवाएं 16 जनवरी तक स्थगित कर दी गई हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि अगर संभव हो तो वह जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ दें और वैकल्पिक संचार साधनों की तैयारी रखें। ईरान में 646 मौतों का दावा। ट्रंप बोले, ईरान से कारोबार करने वालों पर 25% टैक्स लगेगा। ईरान में सरकार समर्थक रैलियां भी हो रही। खामेनेई बोले, अमेरिका के लिए चेतावनी है। ईरान बोला, देश युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार है। ईरान में देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 646 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दावा अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने किया है। संस्था के अनुसार ये संख्या आगे और बढ़ सकती है। ये संगठन ईरान के अंदर मौजूद अपने कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के जरिए मौतों की पुष्टि करता है और पहले के कई प्रदर्शनों में इसके आंकड़े भरोसेमंद साबित हुए हैं। ईरान में इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर पा रही हैं। ईरानी सरकार ने अब तक आधिकारिक रूप से हताहतों की कोई संख्या जारी नहीं की है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सरकार समर्थक रैलियों की तारीफ की और इसे अमेरिका के लिए चेतावनी बताया। बता दें, ईरान में विरोध के बीच समर्थन में भी रैलियां हुई हैं। इन पर खामेनेई ने कहा, ये विशाल रैलियां विदेशी ताकतों की साजिश को नाकाम कर गईं। उन्होंने अमेरिका को चेताते हुए कहा
कि अमेरिका नेता धोखे की राजनीति छोड़ें और गद्दार ताकतों पर भरोसा न करें। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान में सरकार ने सड़कों पर हालात पर दोबारा काबू पाने के लिए देश भर में बड़ी रैलियां निकाली। ये रैलियां हाल के वर्षों में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों और उन पर हुई सख्त कार्रवाई के बाद हुई हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि देश युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन सैन्य विकल्प यानी युद्ध को आजमाना चाहता है तो जैसा उसने पहले भी किया है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोमवार को तेहरान के इंगेलाब स्क्वायर में हजारों लोग जमा हुए। हाथों में झंडे लिए लोगों ने उन लोगों के लिए दुआ की मांग की जिन्हें सरकार ने दंगों में मारे गए लोग बताया। भारत जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता वैश्विक अस्थिरता पर साथ मुकाबला करेंगे। भारत और जर्मनी ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश अब रक्षा उपकरणों के सह निर्माण यानी को प्रोडक्शन और सह विकास यानी को डेवलपमेंट पर जोर देंगे। इसके लिए भारत और जर्मनी के बीच रक्षा उद्योग सहयोग से जुड़ा एक समझौता भी साइन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का स्वागत करते हुए कहा कि भारत अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जर्मनी के साथ एक नया परामर्श तंत्र शुरू करेगा। जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा कि दुनिया की राजनीति में इस वक्त तेज और मुश्किल हवाएं चल रही हैं और ऐसे हालात में भारत जर्मनी की साझेदारी और मजबूत होनी चाहिए ताकि वैश्विक अस्थिरता का सामना किया जा सके। पटना में कांग्रेस के कार्यक्रम से गायब रहे विधायक, एनडीए संपर्क की चर्चा। पटना में कांग्रेस के पारंपरिक दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में सोमवार को बड़ा राजनीतिक संकेत देखने को मिला। कांग्रेस के सभी 6 विधायक कांग्रेस कार्यक्रम से गायब रहे, जिससे विपक्ष के इस दावे को बल मिला कि कुछ कांग्रेस विधायक एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं। ये कार्यक्रम पटना स्थित सदाकत आश्रम में हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन एक भी मौजूदा विधायक नहीं आया। बीते 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब कांग्रेस विधायक किसी आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा, सभी विधायक हमारे साथ हैं, विरोधी सिर्फ अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। एम्स में भर्ती हुए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ घर के वॉशरूम में 2 बार बेहोश हुए। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें सोमवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार 10 जनवरी की सुबह वो अपने घर के वॉशरूम में 2 बार बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल लाया गया, जहां एमआरआई की गई और बाकी मेडिकल टेस्ट मंगलवार को होंगे। डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखने की सलाह दी है और वो रात भर अस्पताल में भर्ती रहे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.